अंधेरी रात थी। गांव प्रेतपुर में रम्मू चाचा की चाय की पुरानी ढाबे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। माहौल में डर की ठंडी लहर फैली हुई थी। वहीं चार दोस्त मीरा, राघव और करण चाय का इंतजार करते हुए लकड़ी की पुरानी बेंच पर बैठे थे। अरे तुम लोगों ने क्या सुना कि आज फिर से एक लाश मिली है उस गांव की हवेली के पास। हाँ, मैंने भी आज अखबार में पढ़ा। क्या पुलिस कुछ करेगी या नहीं? हर हादसे का आरोप उसी हवेली की अनामिका के साए पर क्यों ठोक दिया जाता है? सीरियसली यार, ये हम किस दौर में ये बातें कर रहे हैं? आजकल के वक्त में ये भूत चलावा वगैरह पर कोई भी यकीन नहीं करता और ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं राघव, मुझे तो लगता है कि ये सब सच्ची बातें हैं। तुम शहर के हो ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ढाबे वाले चाचा का ध्यान उनकी बातों की ओर गया। जैसे उसकी आंखें किसी अंदरूनी चीज की तरफ टिकी हों, वह तीनों दोस्तों की ओर देखकर बोला, मजाक उड़ाना आसान है बच्चों, लेकिन उस हवेली में सिर्फ दीवारें नहीं हैं। वहां एक कहानी आज भी अधूरी है। एक साया है जो आज भी इंतजार कर रहा है अपने धोखेबाज प्यार से हिसाब बराबर करने का। कौन सा साया चाचा? उस हवेली में आखिर हुआ क्या था? चाचा ने गहरी सांस ली। यह बात बहुत वक्त पहले की है। अनामिका उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी जैसे कोई चिड़िया बुलबुला रही हो, और चेहरा बिल्कुल चांद जैसा खूबसूरत। अनामिका को राहुल से गहरा प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर ही नहीं था। दुनिया वालों ने उन्हें एक होने नहीं दिया। अनामिका के घर वालों ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। धीरे धीरे सब उनके दुश्मन बन गए। फिर एक दिन अनामिका ने राहुल से कहा, अगर हम साथ जी नहीं सकते तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। राहुल ने भी उसकी बात मान ली। दोनों ने सोचा और एक रात वे हवेली के पास जा पहुंचे। हवेली के ठीक बगल में सड़क थी और वहीं तेज रफ्तार से आती गाड़ी के सामने अनामिका ने छलांग लगा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अनामिका वहीं दम तोड़ बैठी, लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। उसने न छलांग लगाई, न ही अनामिका को रोकने की कोशिश की। बस चुपचाप खड़ा उसकी मौत देखता रहा। और फिर आखिर में उसके होंठों से केवल ये शब्द निकले, चलो अच्छा है, इस लड़की से तो मेरी जान छूटी। बहुत परेशान कर रखा था इसने, अब थोड़ा सुकून से रह लूंगा। कुछ दिन बाद उस हवेली के पास राहुल की लाश मिली। कहा गया कि अनामिका अपने प्यार के बदले बेवफाई का हिसाब मांगने वापस लौट आई थी। अब हर दिन उसका साया और चलवा हवेली के पास दिखाई देता। अजीब सी शक्ल, अजीब सा हुलिया और एक भयावह ठंडक उसके साथ रहती थी। और अब जो भी उस हवेली के पास जाता है और उस साए और चलावे को देखता है, तो अगली सुबह उसकी लाश उसी हवेली के पास मिलती है। यार, चाचा ने क्या स्टोरी सुनाई है? सीरियसली, इसमें इतने इमोशंस हैं कि अगर ये मूवी बनती ना तो सच में वायरल हो जाती और सबसे हिट फिल्म होती। लोग बार बार देखने आते। हाँ सच में, एक तरफ भूत और दूसरी तरफ इश्क। और अनामिका का वो हवेली वाला सीन सुनते सुनते तो मुझे नींद ही आ गई। चाचा ने ऐसे डायलॉग मारे कि मैं तो सुन्न हो गया। मतलब ऐसा भी क्या, प्यार अजीब ही था। यार राघव, सच में हॉरर, सस्पेंस, थ्रिल, प्यार सब कुछ शामिल था। और वो साया भी मेरे दिमाग में तो हर सीन जैसे फिट हो गया है। यार, क्या तुम लोग सच में चाचा की बात मान गए थे? ये प्यार, धोखा, हवेली, साया वगैरह। अरे, चाचा को तो इस कहानी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ये भूत चलावा वगैरह सब तो पुरानी बातें हैं। लगता है चाचा हॉरर मूवीज ज्यादा देखते हैं, तभी तो ऐसे अजीब अजीब बोल रहे हैं। यार चलो दोस्तों, तो आज उस हवेली में चलते हैं और अनामिका के साथ ही सेल्फी लेते हैं। हाँ, तू सही कह रहा है। वो हवेली तो यहीं पास में ही है। चलो चलते हैं। उनकी ये बात सुनकर चाचा की आंखों में साफ डर नजर आने लगा। वह उन्हें अजीब से अंदाज में घूरते हुए बोला, तुम लोग बेटा मजाक उड़ाओ। पहले भी बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन उनकी हंसी चीख में बदल गई। बस ये बात अच्छे से याद रखना, उस हवेली की तरफ मत जाना। अंदर जाने का तो सोचना भी मत। जो वहां गया है वो फिर कभी लौट कर नहीं आया।
मत जाना वहां, मत जाना। अच्छा, तो ये बात है। फिर चलो दोस्तों, अनामिका को खुद बता देते हैं कि हम उससे मिलने आए हैं और हमें इन डरावनी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो राघव, तुम याद रखना कि तुम इस प्लान के मास्टरमाइंड थे। तुम लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मत जाओ वहां, जान से जाओगे सब। मत जाओ, मत जाओ। उन तीनों ने चाचा की एक भी बात न सुनी। वे जल्दी जल्दी उठे और हवेली की तरफ बढ़ चले। चाचा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका चेहरा ठंडा और नजरें जैसे किसी अनकहे अंजाम को तक रही हों। वह एक अजीब लहजे में रुंधी आवाज से बोला कि अब इन तीनों में से कौन लौट कर आएगा और कौन उसका शिकार बनेगा, कुछ पता नहीं। काली रात का वक्त था। आसमान पूरा काला था और दूर कहीं जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राघव, कर्ण और मीरा वहां से निकलकर धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगे। उनके कदम आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों के साथ अजीब सी आवाजें भी गूंज रही थीं। क्या तुम दोनों को भी अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो? हाँ, ये जंगल तो रात में और भी डरावना लग रहा है। लगता है कि हर पेड़ के पीछे से कोई हमें देख रहा है। और फिर दूर से ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। ये कैसी अजीब सी आवाज है? ये तो जैसे कोई कुछ गा रहा हो। यार, तुम लोग डरो मत, कुछ नहीं है। ये बस तुम्हारे मन का वहम है। चलो, अब उस हवेली की तरफ चलते हैं। वो तीनों धीरे धीरे जंगल से गुजर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह जल्दी से हवेली तक पहुंचना। लेकिन अंधेरे के साथ साथ माहौल और भी अजीब और डरावना होता जा रहा था। कहीं टूटी टहनियों की आवाज, तो कहीं पत्तों की सरसराहट, सब कुछ जैसे उनका पीछा कर रहा हो। चलते चलते अचानक उन्हें रास्ते के किनारे एक अजीब सी लाल साड़ी पहने लड़की दिखाई दी। वह पीठ घुमाकर खड़ी थी। अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तीनों उसे टकटकी लगाकर देख ही रहे थे कि तभी आसमान में जोर की बिजली कड़की और उनकी नजर कुछ पल को हट गई। जब दोबारा उन्होंने उस जगह की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, कोई लड़की नहीं। वह मंजर उन्हें एक पल को सपना या आंखों का धोखा लगा और उन्होंने उसे भुला दिया। वे फिर आगे बढ़े, मगर जंगल का अजीब सा रास्ता और जगह और भी डरावनी होती जा रही थी। ठंडी हवा के झोंके और दूर से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। लेकिन रुकना उनके बस में नहीं था। कर्ण, राघव और मीरा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। तभी आधे रास्ते में मीरा ने अचानक रुककर कहा, अरे, क्या तुम लोगों ने सुना? कोई बच्चा रो रहा है। ये किस बच्चे की आवाज आ रही है? तुम पागल हो मीरा, इस वीरान जगह पर कोई बच्चा कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई बड़ा आदमी भी अकेले नहीं रह सकता, तो बच्चा कहां से रहेगा? लेकिन अगर ये सच है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इतनी रात को बच्चे का रोना, ये ठीक नहीं है। तीनों एक दूसरे को घबराहट और डर के साथ देखते हैं। रोने की आवाजें अब तेज हो गईं और जब वे सामने झांकते हैं तो वहां एक छोटा सा बच्चा अजीब से हुलिये में अकेला खड़ा हुआ था। अरे, ये क्या है? इतनी रात को ये बच्ची यहाँ ये क्या कर रही है इस सुनसान जंगल में? रात का अंधेरा, जंगल की ठंडी हवा और चारों तरफ का सन्नाटा। वो तीनों पेड़ों के बीच उस बच्ची के सामने खड़े थे। वो बच्ची बहुत ही डरे हुए अंदाजा में वहां खड़ी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतने सुनसान जंगल में? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी हो? वो बच्ची चुप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली, बस उन तीनों को अजीब निगाहों से घूरती रही। बेटा डरो मत, हमें बताओ क्या हुआ है, तुम यहाँ कैसे आई? अचानक वो बच्ची मीरा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक और खालीपन था। फिर वो धीमी और डरावनी आवाज में कहने लगी, तुम तीनों भी यहीं पर रह जाओगे। तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो तीनों अब एक पल के लिए बहुत डर गए। मीरा के हाथ कांपने लगे। हवा अचानक और भी ठंडी महसूस होने लगी। कर्ण और राघव भी
अब डर के माहौल में थे। फिर अचानक वह बच्ची जंगल की तरफ भागने लगी और तेज तेज भागते भागते वह बच्ची जंगल में ही गायब हो गई। ये आखिर क्या था यार? इस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा और ये गायब कहाँ हो गए? मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तो मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। हो सकता है चाचा सच ही कह रहे थे, है ना? हाँ, अब तो मुझे भी उसकी बातें जहन में घूम रही हैं। क्या हम वापस चलें? अभी भी हम हवेली पहुंचे तो नहीं हैं। क्या हो गया है तुम लोगों का? दिमाग तो ठीक है। अब हम वापस नहीं जा सकते। इतना आगे आ गए हैं और तुम लोग अजीब बातें कर रहे हो। कुछ नहीं है यार यहाँ पर। वो बच्चा बस शरारत कर रहा होगा। चलो यार, जल्दी करो। बस हम नजदीक ही हैं हवेली के। आधी रात थी और वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस चलते जा रहे थे। आखिरकार कुछ देर बाद वो लोग उस हवेली तक पहुंच ही गए। चांद की हल्की रोशनी में हवेली बेहद डरावनी लग रही थी। हवेली सच में बहुत ही अजीब और भयावह थी। उसे देखकर अब राघव को भी थोड़ा डर महसूस होने लगा। अरे, ये कैसी हवेली है? इतनी बड़ी और इतनी डरावनी। क्या हम सच में यहाँ अंदर रुक पाएंगे? इस हवेली का माहौल तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की? अब राघव उस हवेली की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर डर भी था और हिम्मत भी। वह हर हाल में उस हवेली के अंदर जाना चाहता था। मीरा, करण, तुम दोनों चुप हो जाओ। हम अंदर जाएंगे और चाचा की बातों को हमने चैलेंज किया है। उनकी बातों को हम गलत साबित करके जाएंगे। वो तीनों कुछ देर उस हवेली की तरफ देखते हैं और फिर अंदर जाने लगते हैं। अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। वो पहले वाले बड़े हॉल जैसे जगह पर जाकर खड़े हो गए और राघव ने जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। कोई यहाँ पर है? हेलो, अनामिका जी, क्या आप यहाँ हैं? हम आपसे मिलने आए हैं। बस एक सेल्फी लेनी है। पूरे हवेली में राघव की आवाज गूंज रही थी। राघव अब भी अनामिका का नाम मजाक में ले रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसके जिंदगी का आखिरी मजाक है। हवेली के भीतर सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें और ठंडी हवा की सरसराहट थी। बाकी वहां कुछ नहीं था। चलो अब पता लगाते हैं कि इस हवेली का राज क्या है। चलो उस ऊपर वाले कमरों में भी चलते हैं। यार राघव, बस चलो चलते हैं वापस। अब और मजाक ठीक नहीं है। तुम चुप करो और बस मेरे पीछे आओ। जैसे ही वो लोग हवेली के दूसरे कमरे में जाते हैं, तभी वहां अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। राघव और मीरा जब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पास करण तो है ही नहीं। दोनों घबरा जाते हैं। करण करण कहाँ गया? वो हवेली में हर तरफ आवाज लगाते हैं मगर कोई जवाब नहीं आता। हर कोना सन्नाटे से भरा था और करण ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था और अब वो दोनों करण को ढूंढने नीचे वाले जगह की तरफ आए। और वो जब नीचे खड़े हो और सामने की तरफ देखने लगे तो उन दोनों की तो रूह कांप गई, क्योंकि वहां सामने सीढ़ियों के साथ करण की मरी हुई लाश लटकी हुई थी। वो बिल्कुल सुन्न हो गए थे क्योंकि वो मर चुका था। ये देखकर मीरा ने चीख लगाई और वो दोनों फौरन वहां से भागने लगे और हवेली के दूसरे हिस्से में वापस आ गए। और जब वो दूसरे हिस्से में आए तभी राघव की नजर पीछे पड़ी। लेकिन ये क्या, पीछे तो मीरा गायब थी। और जब राघव ने सामने देखा तो उसके अब होश ठिकाने आ गए थे, क्योंकि सामने अब मीरा की लाश हवेली की ऊंची दीवार से लटकी हुई। ये देखकर अब राघव, जो सब कुछ मजाक में ले रहा था, अब उसके पसीने छूटने लगे और अब उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे और वो जल्दी जल्दी से उस हवेली से बाहर जाना चाहता था और भागने लगा। वो हवेली के बाहर तो आ गया था लेकिन वहां से बचकर जा नहीं सकता था। तभी उसने सामने देखा तो वो अनामिका अजीब से डरावने होलिये में उसके सामने हंस रही थी और उसे घूर रही थी, जैसे कि राघव को तो वो कच्चा ही चबा जाएगी। और कुछ देर में राघव भी उस अनामिका का शिकार हो गया। अब उन तीनों की लाशें भी उसी हवेली के सामने पड़ी हुई थीं। अनामिका का शिकार वे तीनों ही हो चुके थे। उस चाचा ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी। जिंदगी में हर बार मजाक ठीक नहीं होता। कुछ मजाक इंसान को बहुत रुला देते हैं, इसलिए हर बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए।